साथियों, आज चर्चा करते हैं सोमालिया के बारे में। ऐसे देशों के बारे में जब चर्चाएं हम करते हैं, सोमालिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया, यहाँ तक कि बोलीविया वगैरह, तो यह अंदेशा होता है कि कुछ न कुछ बर्बादी हुआ है। कोई खास बर्बादी नहीं हुई है सोमालिया में, सिवाय इसके कि अमेरिका ने वहाँ पे बमबारी की। शाबाब नामक एक संस्था के खिलाफ, जो आतंकवादियों का एक संस्था है, अल-कायदा से जुड़ा हुआ है, और ऐसे संस्थाओं का, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का लक्ष्य है कि वहाँ अपनी सरकार कायम करें। इसलिए वह युद्ध कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिका ने उन्हें धमकाने के लिए उन पर बमबारी की। तो जहाँ तक सोमालिया की बात है, इसकी चर्चाएं कुछ समय पहले तक भी आता था कि वहाँ समुद्री डाकू यानी सी पायरेट्स होते हैं, और वहाँ से गुजरने वाले नाव या जहाज़ों पर ये आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे या बंधक भी बनाते थे। भारतीय मर्चेंट नेवी के जो कार्यरत नौसैनिक हैं, उन्हें भी इन लोगों ने बंधक बनाया था और लाखों करोड़ों की फिरौती मांगते हैं। यह शुरुआत कैसे हुआ? यह शुरुआत हुआ करीब 2000 में, जबकि या उसके पहले से, जबकि वहाँ की सरकार तकरीबन धाराशायी हो गई थी और एक तरह से एक सत्ताविहीन राज्य बन गया था। वहाँ की नेवी या आर्मी जो भी थी वह भी टूट फूट गया था, एक कोहेसिव बॉडी नहीं रह गया था। और जब भयानक गरीबी और कष्ट जब शुरू हुआ, और यहाँ तक कि वहाँ के जो मछली पकड़ने वाले थे, जो फिशरमैन थे, उन्हें भी जब कष्ट होने लगा, बाहर के अगल बगल के देशों के जो मछली पकड़ने वाले, वो आके उनके क्षेत्रों में कब्जा करने लगे, वो मारने लगे, तो इन लोगों ने अपना एक छोटा सा संगठन बनाया और उनके साथ मारपीट करने लगे। उनमें कुछ पकड़े गए तो उनका मछली भी छीना, उनके पैसे भी छीन लिए। जब ताकत बढ़ी और साथ साथ उन्होंने देखा कि बाहर का कुछ जा रहा, तो उस पर भी आक्रमण किया, और इस तरह से गिरोह के रूप में संगठित हो गए और पूरे विश्व विख्यात हो गए। अब वह तकरीबन समाप्ति पर है, क्योंकि विश्व के दूसरे देशों के सब नेवी ने मिलकर एक कारगर योजना बनाई और इनका खात्मा किया, इनके खिलाफ में काफ़ी संघर्ष किया। इस देश का वैसे काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है। अफ्रीका के अधिकांश देशों का समृद्ध इतिहास रहा है। खाने पीने की कमी नहीं है, योद्धा रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ना होने से, तकनीकी ना बढ़ने से कमज़ोर पड़ गए, और वहाँ पे जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ये सब वहाँ प्रवेश करके इन्हें औपनिवेश बनाया, और उसके बाद जो बर्बादी का आलम हुआ, उससे आज तक ये नहीं निकल पाए हैं। आज भी फ्रांसीसी, अमेरिकी, साम्राज्यवादी देश वहाँ पर इन्हें अपना बैकयार्ड बना रखा है, जहाँ जब मर्जी आए, जो भी मर्जी आए, लूट लेते हैं। इस देश की आबादी कहें तो तकरीबन 1.5 करोड़ है, और एक तरफ से समुद्र का काफ़ी बड़ा इनके साथ जुड़ाव है, यानी इनके इंटरनेशनल बाउंड्री में समुद्र आता है, और एक समतल और ऊंची ज़मीन, पर्वतीय क्षेत्र इन्हें मिला हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि 19वीं शताब्दी तक में इटली, ब्रिटेन और कुछ हद तक इथोपिया, जो जिनके साथ इनका बहुत लंबा इंटरनेशनल बाउंड्री है, यहाँ पे कैप्चर किया, 2-3 भाग में बांटा, और 1960 तक आते आते यह एक देश के रूप में आया। 1960-65 में से स्वतंत्रता मिली, और 1969 तक आते आते तक सुप्रीम रिवोल्यूशनरी काउंसिल करके संगठन ने इन पे कब्जा किया। लेकिन बाद में फिर गृह युद्ध शुरू हुआ, और 2000 से फिर
अमेरिकी इथोपियन प्रवेश के कारण, इंटरवेंशन के कारण यहाँ पे कई सरकारें आई गई, टूट फूट होता रहा, अंदरूनी युद्ध चलता रहा। काफ़ी लंबी इतिहास है, उसमें हम ना जाएं। संक्षिप्त में यही कहें कि पिछले वर्ष जो भी सरकार जिस रूप में आई थी उसके द्वारा चुनाव होना था, जो करवाने में असक्षम रहा या जो भी कारण रहा नहीं करवाया। कोरोना वायरस का भी कहर जारी था। आर्थिक स्थिति बिल्कुल बर्बादी है, उस पर हम हल्की से चर्चा करेंगे। और इस वर्ष चुनाव की बात वो कर रहे हैं, देखें क्या होता है। यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो, गृह युद्ध की स्थिति से मुक्ति मिले तो। वैसे कहने के लिए यूनाइटेड नेशन के भी सदस्य हैं, अरब लीग्स के तो हैं ही हैं, अफ्रीकन यूनियन के हैं, नाम के भी सदस्य रहे हैं, नॉन अलायन मूवमेंट के, हालांकि नाम अब तकरीबन ध्वस्त हो चुका है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के भी सदस्य हैं ये। यहाँ के औरतों के बारे में हल्की सी चर्चा आवश्यक है। जहाँ कहीं भी गृह युद्ध होता है या विदेशी आक्रमण होता है, जैसे श्रीलंका में भारतीय सेना ही गई थी, या कहीं भी होता है, तो औरतों की स्थिति सबसे भयानक होती है। बलात्कार से लेकर उनकी खरीद बिक्री से लेकर उनकी हत्याएं से लेकर, मतलब सबसे कमजोर स्थिति उनकी होती है। और खास कर यदि मजदूर वर्ग की हो, जिनका कोई संगठन नहीं हो, तो और भी भयानक स्थिति होती है। यह स्थिति यहाँ पे हुई। 1990 में हजारों औरतें मार दी गई, सेक्सुअली असॉल्टेड की गई। और अभी की स्थिति में तो ये है कि वहाँ पे कोरोना वायरस, जैसा मैंने कहा, और आर्थिक स्थिति के कारण ये औरतें करीब 60, कुल पॉपुलेशन की जो हिस्सा है उसमें मर्द औरत 60,000 से 100,000 तक, यानी लाख से अधिक तक, ये 2-3 बार अपने घर आना, फिर कहीं दूर जाके रहना, ये भगौड़े की स्थिति में रह रहे हैं, नोमैड हो चुके। वैसे यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ 70 से 80% जनता नोमैड ही है, आज यहाँ कल वहाँ। खैर, औरतों के बारे में बात कर रहा था। सोमालिया की औरतें, ये इनका संगठन जिस रूप में भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, ये आगे बढ़ के राजनीति में आ रही है और अपने देश की स्थिति को एक स्थायित्व देने के लिए, एक प्रगतिशील देश बनाने के लिए, एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाने के लिए धर्म से अलग होकर करने की कोशिश में लगी है। कहाँ तक सफलता इन्हें होगी कहना मुश्किल है साथियों, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय काम है। वहाँ कोई वामपंथी दल इस तरह से नहीं है, लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण इनकी कुछ महिलाओं ने, औरतों ने, यूनाइटेड नेशंस की जो स्त्री विंग है, वीमेन विंग है, उनके मदद से भी इनकी कोशिश है कि हम आगे बढ़े। उनका चरित्र क्या होगा, कितना क्रांतिकारी होगा, रहने दे। अभी की स्थिति में जो कर रही हैं वह मेरे हिसाब से प्रशंसनीय है। हालांकि जो नई सरकार जो चुनाव करवाने जा रही है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, उसके तहत 30% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा लॉ मेकर्स में। हालांकि वह भी अभी काफ़ी प्रश्न उसके ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि किस ट्राइब से, किस एरिया से कितनी प्रेजेंटेशन होगा, गरीबों की या गरीब औरतें कितनी होंगी, जैसे भारत में हो रखा है 30%, वह स्थिति वहाँ भी है। लेकिन आगे क्या होगा हमें देखना होगा, और इनकी मौजूदगी बहुत ही जरूरी होगी यदि वहाँ सोमालिया को आगे बढ़ना है, बिल्कुल अनार्किज्म से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना है, तो इनकी सहमति नहीं, इनकी भागीदारी जरूरी होगी। इकोनॉमी पर जैसा मैंने कहा हल्का से बात कर ले। कहते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है और मुख्य रूप से इनका लाइव स्टॉक यानी गाय भैंस जानवरों का पालन, एग्रीकल्चर, थोड़ा मोड़ा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिशरी तो है जैसा बता चुका हूँ, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन का जो भी वहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन, ये पोजीशन है वहाँ पे। और वहाँ की जीडीपी की बात करें तो पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी 13.3 बिलियन सारे यूएस डॉलर में है, और
नॉमिनल 5.2। हम अक्सर हाँ जिस जीडीपी की बात करते हैं, जैसे भारत की जीडीपी 2.65 ट्रिलियन डॉलर है, वैसे यहाँ की 5.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन नहीं माफ़ कीजिएगा, बिलियन डॉलर है। ग्रोथ रेट कहें तो 2017 के बाद से कुछ पॉजिटिव आया, 1.4, 18 में 2.8, 19-20 तक आते आते 2.9 से 3.2% है, 21 में शायद 3.5% हो, जो कि बहुत बढ़िया है पैंडेमिक के बावजूद और पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद। एग्रीकल्चर में इस ग्रोथ का हिस्सा जो है वो 60% है, एग्रीकल्चर फिशरी जो भी है, और बाकी इंडस्ट्री 7 से 8%। इंडस्ट्री ना के बराबर ही है। बेसिक मूल जिसकी मैंने चर्चा की थी वो है। सर्विसेज में 32% है, जिसमें मनी ट्रांसफ़र वगैरह भी आते हैं, और एजुकेशन हेल्थ की मैं चर्चा कर चुका हूँ। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में इनकी बहुत बुरी स्थिति है, विश्व में तकरीबन सबसे निचली स्थिति में है। लेबर फोर्स एक अनुमान के हिसाब से 40 लाख है, जो फिर 70% एग्रीकल्चर में है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में है। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मायने नहीं रखता, जहां नोमैड की स्थिति इतनी है, फिर भी एक गणना के हिसाब से, एक अनुमान के हिसाब से 11% है। ये बता दूं कि वहाँ डेटा जो भी है वह अनुमान में है ही नहीं, डेटा कलेक्शन करने वाले नहीं, छुपाने की बात नहीं, ये भारत जैसी या ध्वस्त करने जैसी है ही ये नहीं। इंडस्ट्री जिसकी मैंने चर्चा की तो वहाँ मुख्य रूप से चीनी, टेक्सटाइल, लाइव स्टॉक, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबों तक लिमिटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 190, 200-210 देशों में काफ़ी बुरा हाल है। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो तकरीबन 820 मिलियन डॉलर के बराबर है, जिसमें स्क्रैप मेटल, टूटे हुए जहाज और वगैरह जो भी है, और जो वहाँ के जो साम्राज्यवादी देश जो छोड़ कर गए हैं, जो बचा हुआ इंडस्ट्री है, ख़त्म है, उसकी तोड़ फोड़ करके निकाल के वापस बेचते हैं। भारत भी एक खरीदार था, अभी पता नहीं। लाइव स्टॉक है, हाइड्स, फिशेस, चारकोल, ये सब है, और मुख्यतः यह आसपास के देशों में बेचते हैं। इंपोर्ट 23 बिलियन डॉलर का है। इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फूड स्टफ है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। और इंपोर्ट में भारत और चीन का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि 17% करते हैं। तो यह मुख्य रूप से यह सोमालिया की स्थिति है। सोमालिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी की मैंने चर्चा की, हल्के से और उसकी बातें करूंगा। और अभी की स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर लगता है कुछ सुधर रहा है, कितना सुधर रहा है, क्या सुधर रहा है वो पता नहीं। स्त्रियों की भागीदारी हो रही है, जनता वहाँ की जागरूक हो रही है, और इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये लोग नकार रहे हैं। और यह बर्बादी दोस्तों, मैं अब ख़त्म करने के मुहिम पे आ रहा हूँ, यह बर्बादी ऐसे देशों के जो हो रहे हैं, जैसे DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका का एक दूसरा देश है, जो कि मिनरल्स में, माइंस में बहुत ही धनी देशों में, दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है, लेकिन दुनिया का सबसे गरीब और बर्बाद देशों में एक है। अफगानिस्तान, लीबिया, ये देशों की ये स्थिति क्यों हुई, 21वीं शताब्दी में भी क्यों है? यहाँ तकनीकी क्यों नहीं पहुंची? यहाँ के प्रोडक्टिव फोर्सेस इतने बर्बाद क्यों हुए? आपस में क्यों इतने लड़ रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि यह साम्राज्यवादी देशों के बैकयार्ड्स हैं, जहां ये युद्ध अभ्यास करते हैं, जहां पुराने होते अस्त्र शस्त्र जो फेंक देने के योग्य होते हैं, खतरनाक हो जाते कुछ समय के बाद से, उनका इस्तेमाल यहां पे करवाते हैं, ताकि उसका मूल्य इन्हें मिल जाए। अपनी जनता से लेते हैं, दूसरी जनता से लेते हैं। चूंकि यहाँ की सरकार, अमेरिकी सरकार, फ्रांसीसी सरकार, ब्रिटेन सरकार, ये युद्ध के अस्त्र शस्त्र, बॉम्ब, गोले खरीदते हैं। पैसे कहाँ से आते? सरकार ही देती है। पिगासस इजराइल की कंपनी यहाँ पे हमारे लोगों के खिलाफ जासूसी करती है, उसको इजाज़त कौन देता? उसके पैसे कौन देते? हम ही तो देते हैं।
और जब खरीदती है ये सरकार अपने बड़े अस्त्र बनाने वालों से, आर्म डीलर से, तो फायदा उनका होता है और उसका एक छोटा हिस्सा इलेक्शन बॉन्ड के रूप में इन पार्टियों को जाता है। और हमारे ऐसे लोग, चाहे वो अमेरिकी मजदूर हों, काले गोरे हों, भारतीय मजदूर हों, ऊपरी या निचली जाति वाले हों, देते हम लोग हैं, मजदूर वर्ग ही देता है, हम ही पैदा करते हैं। और ये जाकर वहाँ पे युद्ध का अभ्यास करते हैं, अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, दिखाते हैं अपनी जनता को कि देखो हम वहाँ पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम कर रहे हैं। पूरी बर्बाद कर दी, जिसमें हमारा भी योगदान है साथियों, खासकर साम्राज्यवादी देशों का। और उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, उसकी चमचागिरी कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, नाटो, सऊदी अरेबिया, इनके हम पीछे चल रहे हैं। यमन की बर्बादी में सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के क्या योगदान है पढ़िएगा। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में वहाँ की जनता में, आर्मेनिया की जनता की बर्बादी में इनका क्या योगदान रहा है। इजराइल का भी योगदान रहा है, तुर्की का भी योगदान रहा है। और उसमें मुख्य रूप से हम मजदूर वर्ग, दुनिया के मजदूर वर्ग इसमें शामिल है। धन्यवाद साथियों।